हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो भाई आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। जो भी बच्चे लाइव हैं तो देखो भाई, हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन डिजीज, और जिसकी आज आपकी सेकेंड क्लास होने वाली है। ठीक है जी, ह्यूमन डिजीज की बच्चे आज आपकी सेकेंड क्लास होगी। कल क्लास में हमने लास्ट क्लास में बैक्टीरियल डिजीज सारी कंप्लीट की थी। किसी भी बीमारी को फैलने का कारण क्या होता है, ये सारी चीजें बच्चा हमने आपकी कंप्लीट कर ली थी। तो आज शुरू होने वाली है हमारी वायरल डिजीज, है ना। आज से हमारी वायरल डिजीज शुरू होने वाली है कि विषाणु जनित रोग क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारी है जो हमें विषाणु से होती है या फिर बच्चा वायरस से होती है। ठीक है, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। तो सबसे पहला है कॉमन कोल्ड, यानी कि जिसको हम जुखाम यानी कि सामान्य सर्दी बोलते हैं। तो जुखाम देखो, हम सबको यही लगता है कि जुखाम जो है भाई ये आप लोगों का किससे होता है, ठंड से होने वाली बीमारी है। कल मैंने एक आपकी चैनल पर मेरी और हिमांशु सर की आपने देखा होगा, एक वीडियो भी आई थी, है ना, जुखाम को लेके ही, कि जुखाम जो है आपका सर्दी से होता है, जबकि जुखाम सर्दी से नहीं होता है। जुखाम आपका एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इनकी पूरी फैमिली होती है, ठीक है, इनकी पूरी फैमिली होती है, रीनो फैमिली होती है बच्चा, इनकी पूरी एक वायरस की, जिससे ये बीमारी हमको होती है। अब सुनो, ये बीमारी कैसे फैलेगी। ये जो आपका वायरस है ये हवा में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ी हूं ना, ये हवा में है, ठीक है, ये हवा में है वायरस। लेकिन इस वायरस की दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कि ये सरवाइव कर पाता है 30 से लेकर 28 लगा लो, चलो 28 लगा लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 28 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सिर्फ इतने टेम्परेचर पर ही सरवाइव कर पाएगा, इतने टेम्परेचर पर ही सरवाइव करता है। ठीक है, ये सिर्फ इतने टेम्परेचर पर ही बच्चा आपका सरवाइव कर पाता है। अब मान लीजिए टेम्परेचर आपका इससे कम होता है तो भी इसके लिए दिक्कत होती है। इससे ज्यादा 32 डिग्री सेल्सियस से यदि ज्यादा है, 33, 34, तो ये फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम जुखाम अगर नहीं होता है आपका ठंड से, तो फिर ठंडा पानी पीने से जुखाम कैसे हुआ। देखो, आप कहीं बाहर गए हुए थे, वो वायरस ऑलरेडी आपके नाक या मुंह के जरिए आपकी बॉडी में एंटर कर चुका। अब जैसे इनका भी एक टाइम होता है, बहुत तेज, जैसे अभी गर्मी हो रही है, 45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ये सर्वाइव नहीं करेंगे, है ना, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अभी। लेकिन मान लीजिए आप किसी धूल मिट्टी वाली जगह पे गए थे, किसी रेडिएशन वाली जगह पे गए थे, किसी मार्केट में गए थे, जहां ये वायरस आपके इधर उधर गीले पानी के आसपास और ऐसे आपके पाए जाते हैं। आप वहां कहीं पर टच हुए हैं, कांटेक्ट में आए हैं, या किसी पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं जिसको जुखाम है। अब ये वायरस क्या होगा, आपकी बॉडी में आ गया। अगर अगर उस समय आपने आकर पी लिया ठंडा पानी, तो होता क्या है, जुखाम में आपने कभी नोटिस किया है, आपको सिर्फ सर दर्द होता है। अगर मैं आपसे लक्षण की बात करूं तो लक्षण क्या होते हैं, कभी नोटिस करना, सिर दर्द, है ना, सिर दर्द होता है, हेडेक होता है। इसके अलावा हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता कभी भी, कभी भी जुखाम में आप देखना तेज बुखार नहीं होगा। गले में दर्द, छाती में दर्द नहीं होता, गले में दर्द होता है। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, गले में दर्द होता है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी एक, यानी कि बॉडी में दर्द होता है, शरीर में दर्द, ये सब किसके होते हैं, आपके जुखाम के लक्षण होते हैं, है ना, ये सब आपके जुखामों के लक्षण होते हैं। आप कभी नोटिस करना, जब आपको जुखाम होता है ना, आपको सिर्फ ये वाला सेक्शन दर्द होता है ना, ऐसे लगेगा कुछ सटका नहीं जा रहा, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है ना, ऐसे बिल्कुल आप लोगों को लगेगा। अब कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि सिर्फ यही दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो वायरस है ना, ये जो रीनो वायरस है, ये यहीं पर खुद को रिप्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा। नाक वाले एरिया से लेकर, मुंह वाले एरिया से लेकर, ये जो अपर ट्रैकियल सिस्टम है, इसी में खुद को रिप्रोड्यूस करता है, नीचे वाले में नहीं जाता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि नीचे तक इंफेक्शन फैल जाए, अदरवाइज नहीं फैलता है। इसकी खुद की उम्र अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, जैसे जुखाम में दवाइयां खाने की जरूरत नहीं होती है, आप काढ़ा पी लीजिए। अगर मैं इसके उपचार की बच्चा आप लोगों से बात करूं,
तो इसमें आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं होती है। ये मैं डॉक्टर्स की ही बात बताई हुई आपको बता रही हूँ। अगर मैं इसके प्रिवेंशन यानी उपचार की बात करूँ तो उपचार में दवाई नहीं लेनी है आपको। आप काढ़ा पी लीजिए अपने घर में बनाकर, गर्म पानी जितना हो सकता है उतना पी लीजिए, ठंडा पानी नहीं पीना होता है। डॉक्टर क्यों मना करते हैं ठंडा पानी पीने के लिए? आप नमक वाला पानी, ठीक है, नमक वाला हल्का गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी, ये सब बच्चा इसके क्या होते हैं? आपके उपचार होते हैं। ये सब बच्चा आपके इसके उपचार होते हैं। अब देखो बेसिकली बच्चा ये आपका है क्या? इसका जो आपका घर है, इसका जो बच्चा आपका घर है वो पूरा अपर ट्रैकियल सिस्टम है, तो ये नीचे तो जाएगा नहीं। अब अगर तुम ठंडा पानी पी रहे हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तुम ठंडा पानी लगातार पी रहे हो, तुम इस टेम्परेचर के, इस एरिया के टेम्परेचर को 28 से 32, जो कि इसके लिए बहुत बेहतरीन है रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो इसीलिए ठंडा पानी नहीं पीना है। हम गर्म पानी पीते हैं तो ये वायरस, अब बच्चों को यही लगता है ना कि अरे ठंड से बीमारी हुई है, गर्म पानी पी लिया हम ठीक हो गए। वो गर्म पानी पीने से आप ठीक कैसे हुए हो? क्योंकि गर्म पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबला है। अब उसमें यदि चाय जितना भी गर्म पी रहे हो तो 70-80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता ही है, 40-50 लगा लो चलो आप लोग, तो उतने डिग्री सेल्सियस पे ये सर्वाइव नहीं कर सकता, ये मर जाता है, ये मर जाता है। तो वो जो गर्म पानी पी के आपको क्या होता है, रिलीफ फील होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि ये वायरस लगातार मर रहा होता है। तो इस वायरस में कोई दवाई लेने की जरूरत आपको नहीं होती है। आप काढ़ा पी लीजिए, चाय पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, नमक के गरारे कर लीजिए, उसी से आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। इसका सर्वाइवल टाइम कितना होता है, कितने दिन तक हमारी बॉडी में सर्वाइव करेगा, बॉडी सर्वाइवल कितना होता है इसका, यानी हमारे शरीर में कितने दिनों तक ये रह सकता है, तो 4 से 5 दिन। इसके बाद ऑटोमेटिक ही हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है, इसको खुद पे खुद मार देगी। 4 से 5 दिन, ठीक है मैम। अगर गर्म पानी पी ले तो बाहर से आके हमेशा गर्म पानी ही पीना चाहिए। आपको कितनी भी तेज प्यास लगी हो, आपको पसीना आ रहा है, तो आपको कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है। उसका रीजन यही है कि आपकी बॉडी जो है उस समय, एक तो देखो 2 रीजन है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है, वो हीट फेंक रही है, आपने उसको तुरंत ठंडा करने की कोशिश की है ना, तो ये भी एक बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि जो आपको सिग्नल दे रहा है कि तुरंत ठंडा नहीं करना होता है। ये जुकाम नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, एक रीजन होता है अटैक आने का भी। अब आप बोलोगे मैम ये तो हमने कभी नहीं सुना। आपने आजकल केसेस सुने होंगे बाथरूम में नहाते हुए अटैक आ गए, क्या आपने कभी सोचा उसके पीछे की साइंस क्या है कि बाथरूम में नहाते हुए कैसे अटैक आ रहे हैं लोगों को? देखो हमारा जो पुराना कल्चर था उसमें जो नहाने की प्रथा थी वो कहाँ थी, या तो कुएं पर बैठकर नहाते थे या फिर हम लोग नदियों में नहाते थे। नदी तालाब बने हुए होते थे, महिलाओं के अलग और पुरुषों के अलग, ठीक है। नदी में जब हम नहाते थे तो सबसे पहले हमारा पैर नदी के अंदर जाता था। जैसे जब हम गंगा नदी में यदि आप जाते हो और आप अपना पैर रखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप पैर रखते हो आपको बहुत ठंडा पानी लगता है, ऐसा लगता है कपकपी चढ़ जाती है। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, इसमें जो है कपकपी एकदम बिल्कुल ऐसे चढ़ जाती है हमको। धीरे 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 हम पानी के अंदर जाते हैं, है ना, और हमारी बॉडी नॉर्मलाइज्ड होती है। वही सही तरीका होता है, यदि आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो पहले पानी अपने पैरों पर डालें, सर पर ना डालें, क्योंकि यदि आप सर पर पानी डालोगे तो इट मे बी पॉसिबल, देखो हमेशा नहीं, इट मे बी पॉसिबल कि आपको यदि कोई कोलेस्ट्रोल, बीपी, शुगर, कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो बहुत बार ज्यादा ठंडा पानी डलने से, और अगर हमारी बॉडी हीट है तो हमारी जो अंदर की आर्टरीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से आपको अटैक पड़ सकता है, यानी ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होता है। ठीक है जी, ओके। तो ठंडा पानी सर पर आपको एक साथ कभी भी नहीं डालना है, आप हमेशा उसे पहले पैरों पर डालें, थोड़ा सा समय दीजिए 20-30 सेकेंड का, फिर उसके बाद में आप सर पे डाल सकते हैं। तो जुकाम कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ये एक फैमिली होती है पूरी वायरस की, और जिनमें से किसी भी वायरस, बहुत अलग अलग टाइप होते हैं इनमें से कोई भी आपकी बॉडी में जाएगा तो ये आपको अफेक्ट करेगा। तो जुकाम में कोई दिक्कत, दवाई मत लेना आगे से जुकाम में कोई भी, ठीक है। चलिए अगली बीमारी है डेंगू। तो डेंगू भी वायरस से होने वाली बीमारी है, इनकी पूरी एक फैमिली होती है, अरबों फैमिली होती है पूरी एक वायरस की, जिसके कारण ये आपका फैलता है, यानी इसके पैथोजन है ये, ठीक है, इसका पैथोजन है वायरस। अब इसका वेक्टर क्या है मैम, इसका वाहक क्या होता है? तो इसका वेक्टर, इसका वाहक होता है फीमेल एडिस इजिप्टी। फीमेल एडिस इजिप्टी नाम की मॉस्किटो इसकी आपकी वाहक होती है। एक चीज याद रखेंगे, जब भी कभी कोई मच्छर आपको काटे, कभी कोई मच्छर काटे
मच्छर काटे तो वो हमेशा एक फीमेल ही होगी, एक फीमेल ही होगी। मैंने आप लोगों को याद कराया था ना, एक फीमेल ही होगी। मैंने आप लोगों को बच्चा याद कराया था कि भाई आपने देखा होगा कि भाई बेसिकली आपका अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि महिलाओं में खून कम होता है ना, और इसीलिए वो लड़कों का खून पीती हैं। ऐसे मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में याद कराया था। अब ये मच्छर भी जो है ये भी आपकी फीमेल ही होती है, जो कि बच्चा क्या करने वाली है, आपका खून पीने वाली है। ठीक है जी। चलिए, तो कोई हमेशा मच्छर काटे वो फीमेल, मैम क्या कोई इसका साइंटिफिक रीजन है? यस, ये जो बच्चा आपकी फीमेल मॉस्किटो होती है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपकी कोई फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है। इस मॉस्किटो में आपने देखा होगा ऐसे एक डंक जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, हर एक मॉस्किटो का आपने देखा होगा एक डंक जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको वो हमारी स्किन सेल्स में, क्योंकि हमारी स्किन सेल्स क्या है, पोरस होती हैं। हमारी जो स्किन सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं बच्चा, आपकी पोरस होती हैं, यानी कि छिद्र युक्त होती हैं, है ना, छिद्र युक्त होती हैं। अब जो मच्छर का डंक है, ठीक है, जो मच्छर का डंक है, वो मच्छर अपने डंक को कहाँ बच्चा, कहाँ पर, हमारी स्किन सेल्स में अंदर डाल देती है, अंदर घुसा देती है। ठीक है, मच्छर का जो डंक है वो स्किन सेल्स में अंदर जाएगा, ठीक है, स्किन सेल्स में अंदर जाएगा। क्लियर जी। अब देखो ये मच्छर कितना इंटेलिजेंट प्राणी है। ये जो मेल मॉस्किटो होते हैं ना, ये तो हो गई फीमेल। ये जो मेल मॉस्किटो होते हैं, ये जो मेल मॉस्किटो होते हैं, यानी जो मेल मच्छर होते हैं, इनका डंक बहुत छोटा होता है। इनका जो डंक होता है वो बहुत ही छोटा होता है। वो इतना छोटा है कि वो हमारी स्किन सेल्स में जाएगा ही नहीं, वो अंदर जा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जब भी कभी हमें मॉस्किटो काटती हैं वो हमेशा फीमेल ही होती हैं। इनके मॉस्किटो में इनके जो डंक के अंदर से एक केमिकल रिलीज होगा, है ना। फीमेल मॉस्किटो जो है इनके डंक के अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है, एक केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक होता है, यानी दर्द निवारक होता है ना। अब देखो एनाल्जेसिक कहना या फिर एनेस्थेटिक कहना ज्यादा सही है, एनाल्जेसिक नहीं कहेंगे इसको, एनेस्थेटिक कहना ज्यादा सही है। एनेस्थेटिक होता है। अब एनेस्थेटिक केमिकल क्या होते हैं भाई, एनेस्थेटिक केमिकल आपके वो केमिकल होते हैं जो दर्द का अनुभव नहीं होने देते, अनुभव नहीं होने देते, नहीं होने देते हैं, है ना। यानी कि ये आपके बच्चा वो होते हैं जो कि आपको पेन फील नहीं होने देंगे, जो आपको क्या बच्चा, पेन फील नहीं होने देंगे, उन्हीं को हम एनेस्थेटिक बोलते हैं। भाई कुछ भी काट लो पीट लो आपको दर्द नहीं होगा। ये मच्छर इतना इंटेलिजेंट है कि जब ये हमको काटती है ना, कभी ध्यान से देखना, अगर मच्छर तुम्हें काट रही हो उसको मारना मत, उसको काटने देना। जब तक वो आपकी स्किन पर बैठी है ना, आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अपने डंक को आपके खून के अंदर डालेगी, है ना, ये तुरंत उस एक पर्टिकुलर पार्ट पर इस एनेस्थेटिक केमिकल को रिलीज कर देती है, और ये एनेस्थेटिक केमिकल उस पर्टिकुलर पार्ट पर जहां तक वो बैठी हुई है आपको दर्द महसूस नहीं होने देता। आप नोटिस करना, जब मच्छर काटकर उड़ जाती है तब आपको दर्द होता है, तब आपको लगता है अरे कुछ खा गया, अरे ऐसे खुजली हो गई। हमेशा मच्छर काट कर उड़ चुकी होगी, रेड रैशेस पड़ चुके होंगे आपको। मच्छर अगर बैठी है वो काट रही है तो आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रही है जिससे आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती। तो आगे नोटिस जरूर करना, नेक्स्ट टाइम नोटिस करोगे। समझ आया? चलो ओके, तो चलिए वापस से आते हैं अपनी स्लाइड पर। तो देखो डेंगू के भाई सिम्टम्स बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, बहुत ज्यादा पेनफुल,
बहुत ज्यादा बच्चा पेनफुल बीमारी है, पूरे शरीर पर लाल लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, तेज बुखार आता है, 103 डिग्री तक बच्चा आपको बुखार आ सकता है, ठीक है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो सकता है। इंसोमानिया, नींद नहीं आती है ना, नींद नहीं आती। ओके, पूरी बॉडी में दर्द रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, हार्ट बीट फास्ट होती है, ये भी लिख देती हूँ, यहाँ शायद नहीं लिखा हुआ है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है आपकी, मतलब 100-101 तक भी आपकी हार्ट बीट जो है वो पहुंच सकती है, बहुत ज्यादा हीट फेंकती है बॉडी, पूरी आंखें लाल हो जाती हैं, उल्टी आती है, कुछ भी खाते हो आपको उल्टी आएगी, है ना, और पूरा शरीर ऐसे दर्द करता है कि मतलब होता है ना कि भाई दर्द कर रहा है तो मसाज, ना वो मसाज करवाने का मन नहीं, अगर किसी ने उंगली भी तुम्हें ऐसे लगा दी तो ऐसे लगेगा कि किसी ने सुई लगा दी है। बहुत भयंकर वाला बच्चा आपका दर्द होता है इस बीमारी के अंदर। तो बहुत तेज बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है। अब ये वायरस क्या करता है हमारे शरीर में जाकर, ये वायरस आपकी शरीर में जाएगा और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणुओं का खाना शुरू कर देगा, ये वायरस प्लेटलेट्स को खाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कभी किसी इंसान को डेंगू होता है तो डेंगू में क्या होता है बच्चा आपका, डेंगू में प्लेटलेट्स कम होती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स जो है बच्चा वो आपकी कम होनी शुरू हो जाती हैं। कितने तक, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपकी 50,000 तक प्लेटलेट्स हैं आपको कोई एडमिट होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते यदि आपका बीपी डाउन ना हो। क्योंकि होता क्या है, ब्लड प्रेशर में बहुत बार, जैसे मेरे साथ दिक्कत हुई थी, मुझे जब डेंगू हुआ था तो मेरा ब्लड प्रेशर 35 आ चुका था, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो मैंने बताया था ना नीचे वाला, 35 आ चुका था, और हार्ट बीट लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से डॉक्टर्स ने तुरंत मुझे आईसीयू में एडमिट किया था, है ना। डेंगू में बुखार चेक किया तो बुखार था 101, लेकिन पूरी बॉडी जो थी वो अंदर से काम नहीं कर रही थी, तो इस ऐसी अगर कंडीशन है तो तुरंत आपको एडमिट होना है। अब आपने देखा होगा जिसको डेंगू होता है उसके अंदर क्या होता है, 50,000 प्लेटलेट्स एक दिन में गिर गई, पहले दिन 1.5 लाख थी, अगले दिन 1 लाख आ गई। प्लेटलेट्स का जो टाइम पीरियड है वो मैंने बताया है, 7 से 10 दिन के अंदर आपको नई बन जाएंगी प्लेटलेट्स, है ना, ये मैंने आपको बताया था कि 7 से 10 दिन के अंदर प्लेटलेट्स नहीं बनेंगी। डेंगू के अंदर 7 दिन तक प्लेटलेट्स कम ही होती हैं, 7 दिन तक आपकी जो प्लेटलेट्स है वो बच्चा कम ही होंगी, लेकिन जैसे ही 7 दिन होंगे, जैसे ही 7 दिन पूरे हुए ये ऑटोमेटिक बढ़ती हैं, यानी जैसे 50,000 कम हुई हैं वैसे ही दिन की 50,000 बढ़ेंगी। मेरी खुद की प्लेटलेट्स 12,000 आ गई थी, है ना, और बिल्कुल मतलब वो था कि भाई डॉक्टर की भाई हमें फिर से आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, बट मुझे पता लग रहा था कि अंदर से बॉडी रिकवर कर रही है। अगर बच्चा आप लोगों को डेंगू है, ठीक है, अगर आप लोगों को डेंगू है, आपको ब्रश नहीं करना है, टीथ ब्रश मत कीजिए, ठीक है, मतलब ब्रश नहीं करना है, वैसे वाला उंगली से कर लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा, स्मेल आएगी खुद के मुंह से। आपको यदि नहाना है तो नहाते हुए अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे रब नहीं करना है, सिंपल नहाइए, बस पानी डालिए, नहा लिए, उसके बाद में डिटोल विटोल डाल के पानी में जो भी कुछ आपको करना है वो कर लीजिए। पूरे शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने और खुजली आपको होगी ही होगी। उसका रीजन ये होता है कि जब प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में, जब बच्चा हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम होती हैं तो उस समय पर आरबीसी बढ़ती हैं। देखो आरबीसी तो उतनी ही है ना, तो डेंगू में क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स आपकी कम हो रही हैं, है ना, प्लेटलेट्स जो है बच्चा ये आपकी कम हो रही हैं, और आरबीसी क्या है, ये आपकी उतनी ही है, यानी ये आपकी बढ़ रही है, ये क्या हो रही है बच्चा, आपकी बढ़ रही है। तो इस वजह से पूरा शरीर ऐसे लगता है जैसे खून निकलने वाला है। कान में ऐसे ऐसे कुछ भी खुजली नहीं करनी है, क्योंकि डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि अगर खून बहना शुरू हो गया तो फिर कंट्रोल करना, रुकना बहुत मुश्किल होगा, ब्लड क्लोटिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्लेटलेट्स ब्लड क्लोट कराने में हेल्प करती हैं। ठीक है मैम, आपसे पढ़ने के बाद साइंस से प्यार हो गया है, थैंक यू सो मच कविता। चलिए अगली बीमारी है बच्चा क्या, आपकी स्मॉल पॉक्स। अगली बीमारी क्या है बच्चा, आपकी स्मॉल पॉक्स है, यानी कि चेचक है, ठीक है, सॉरी छोटी माता है, इसको छोटी माता बोलते हैं, छोटी माता। सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, ये जो इंडिया में जितनी भी माताओं वाली बीमारी हमने बनाई है,
इनके पीछे साइंस थी। ये क्यों छोटी माता, बड़ी माता, ये माता, वो माता, हमने इनको नाम दिए क्योंकि इंडियंस को जो बीच वाला समय था ना, मैंने बताया ना, मुगल के जस्ट बाद वाला, अंग्रेजों ने ऐसे ब्रेन वॉश किया, मंदिर, हमारे सारे ग्रंथ, सब कुछ तो जला दिया गया था, है ना। तो वो जो बाद वाला टाइम था ना, आजादी के जस्ट बाद ऐसे समझो आप, वो पूरा हम लोग इतने ऑर्थोडॉक्स हो चुके थे, हम लोग इतने अंधविश्वासी हो चुके थे कि अपने साइंस को हमने खराब कर लिया। तो ये माता पता है किस लिए बनाया गया था? क्योंकि अगर तुम किसी को ये बोलो कि ये बीमारी छूने से फैलती है, अगर तुम किसी को ये बोलो कि तुम्हें बीमारी हुई है और तुम जो है तला हुआ नहीं खाओगे, तड़के वाला खाना नहीं खाओगे, तो लोग मानेंगे नहीं, कुछ नहीं हो रहा, एक दिन बना दो पकोड़े खा लूंगा। लेकिन अगर तुम धर्म से उस चीज को रिलेट कर दो तो फिर सारे लोग डर के मारे काम करते हैं, है ना। तो इंडिया में बहुत फिक्स है चीजें, पीपल के पेड़ को नहीं काटना, देवताओं का वास है, खत्म कर दी उन्होंने बात, है ना। तो बहुत सिंपल है कि जब कोई किसी चीज को ना माने तो हमारी कंट्री में उस चीज को हम धर्म से रिलेट कर देते हैं, है ना। तो हमने क्या बोल दिया, भैया ये माता है, माता निकली हुई है तो घर में तड़का नहीं लगेगा, सिलबट्टा नहीं चलेगा, कपड़े नहीं धुलेंगे। बहुत सारी आप सबने सुनी होंगी, जरूर आप सबके यहाँ ऐसा ऐसा होता होगा। अब सुनो उन सबके पीछे का साइंटिफिक रीजन। कपड़े नहीं धुलेंगे पुराने टाइम में क्यों बनाए गए थे रिवाज? क्योंकि कपड़े धोने के लिए पब्लिक प्लेस हुआ करते थे, कुएं पर, नदियों पर, तालाब पर कपड़े धुलते थे। एक बीमार आदमी के कपड़े अगर तुमने किसी सही कपड़ों वालों के साथ में रख दिए तो हो सकता है कि वो वायरस उस पर ट्रांसफर हो जाए और उसके घर में भी लोग बीमार हो जाए। इसलिए मना किया गया था, कपड़े नहीं धुलेंगे। आजकल वॉशिंग मशीन है, नहाना नहीं है, वही सेम रीजन है, तालाब और कुएं होते थे नहाने के लिए। तो कंटेमिनेटेड डिजीज है, एक से दूसरे में फैलती है, इन्फेक्शियस डिजीज है ये, तो इसलिए ये नियम बनाए गए थे। इसका इससे कोई लेना देना नहीं था कि इंसान नहा नहीं सकता। अगर उसको बेटर फील होता है, आप हल्का सा गुनगुना पानी कीजिए, उसमें डिटोल डालिए और फिर उसमें आप आराम से नहा लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो एक्स्ट्रा मैं आपको बोल के बताती हूँ ना, ये पेपर में नहीं आएगा। ये पेपर में आने वाला कंटेंट आपका यही होता है जो लिखा होता है। ये जो बोल के मैं आपको बताती हूँ ये एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, जिससे कि ताकि तुम्हें साइंस पढ़ रहे हो तो फील आए कि हम साइंस पढ़ रहे हैं और हमने कुछ सही चीज सीखी है आज की क्लास में। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज कर दिए कि मैम जो आप बोलते हो सारा लिखो। भाई वो पेपर में नहीं आना, मैंने बोला था ना मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि पेपर में भी आएगा और नॉलेज भी बढ़ेगी, है ना। तो ये आप कोई इस चीज को मत करना कि मैम ने ये बोल के मतलब तुम्हारी सही नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। दूसरा, आप सबने देखा होगा तड़का नहीं लगेगा, ये तो फैक्ट होता है कि अगर किसी के घर में माता निकल गई तो अब तड़का नहीं लगेगा। भाई उसका रीजन सुन लो, एक वायरल इंफेक्शन हुआ है आपको, वायरस से बीमारी हुई है आपको, और यदि आपको वायरस से बीमारी हुई है, सबसे पहले तो एक से दूसरे में फैलेगी, सेम क्वारंटाइन करना होता है, पता है। इस बीमारी के अंदर हमें क्वारंटाइन करना होता है खुद को, हमें बिल्कुल वैसे ही 14-15 दिन के लिए अंदर कमरे में रखना चाहिए किसी भी इंसान को। आपने देखा होगा गांव वगैरह में नीम के पत्ते लगा देते थे गेट पर, है ना, जिसके घर में माता निकली होती थी, तो रीजन जिससे कि ताकि लोग घर में ना आए, उसको दूर से ही पता लग जाए कि माता निकली हुई है। फिर लोगों ने क्या काम करना शुरू किया कि जिस कमरे में वो इंसान होता था उस कमरे में नीम के पत्ते लगाने शुरू कर दिए कि लोगों को समझ आए कि भैया इसमें माता निकली हुई है, जाना नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है, एक से दूसरे में फैल जाएगी, है ना। तो कपड़े धोना, नहाना इसलिए मना करते थे क्योंकि एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। तड़का लगाकर नहीं खाना, सिलबट्टा नहीं चलाना, सिलबट्टे पर चटनी बनाओगे, तुम्हें वैसे ही उल्टी आ रही है, तुम वैसे ही बुखार में हो, तुम्हारा वैसे ही पूरी बॉडी दर्द कर रही है, उसमें तुम चटनी खा लो या कोई तड़के वाली मिर्च मसाले वाली चीज खा लो, आपकी बॉडी अडेप्ट ही नहीं करेगी, उल्टी दस्त सब लग जाएंगे तुमको, सब बाहर निकल जाएगा, परेशान अलग से हो जाओगे। तो ये इसलिए नियम बनाए गए थे कि आपको तड़का नहीं लगाना है, आपको कपड़े नहीं धोने हैं, क्योंकि सबके पीछे साइंस थी। तो कोई माता पिता ऐसा नहीं है कि घर में सबको। अच्छा हाँ, एक और चीज है, तड़का लगाने का एक और रीजन था कि जिस समय तक ये जो वायरस है ये 5 से 6 दिन अपने पीक पर होगा, आपकी बॉडी में जम के रिप्रोड्यूस करेगा, खूब बुरा बॉडी दर्द, बुखार, नींद नहीं आएगी, उल्टी आएंगी, लूज मोशन हो जाएगा, मतलब ऐसे लगेगा कि यार मर ही जाओगे तुम। सही बता रही हूँ मैं, ऐसी ही हालत होती है इन बीमारियों में, ऐसे लगेगा कि भाई मर ही जाएंगे हम तो ना अब। लेकिन 5-6 दिन बाद ये ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है ना। ऑटोमेटिक बच्चा आपकी बॉडी में बेटा सब मिलेगा, प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, सब लिखे हुए नोट्स भी मिलेंगे, बस सब्र रखा करो थोड़ा सा, है ना। क्लियर? ये सब तुम्हारी बॉडी में बच्चा क्या होगा, होना शुरू हो जाता है ना।
तो उस समय अगर घर के बाकी लोग भी उबला हुआ ही खाना खाएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, इसलिए तड़का नहीं लगाना होता। तो वेरियोला वायरस नाम का बच्चा ये वायरस होता है, यानी कि इसका पैथोजन, इसका पैथोजन यानी ये रोगजनक है। और इसका वाहक, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका वेक्टर यानी जो वाहक होता है वो होता है हवा। हवा और पानी दोनों के जरिए ये हमारी बॉडी में आ सकता है। वैक्सीन, सबसे पहली वैक्सीन आपकी स्मॉल पॉक्स छोटी माता की ही बनाई गई थी। जो किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। किससे बनाई थी? और पता है? काउ सीरम से, गाय के सीरम से। अब सीरम क्या है? सीरम खून का वो हिस्सा होता है, सीरम खून का वो हिस्सा जो कभी नहीं जमता, ठीक है जी, जो कभी नहीं जमता। सीरम खून का वो हिस्सा होता है जो कभी नहीं जमता। तो गाय का खून लिया, उसका सीरम अलग किया और उसके सीरम से ये वैक्सीन बनाई गई। इसीलिए कहा जाता है, मैम एक बार होने पर दोबारा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है यादव। हो सकता है। मैं वही सारे आपके मिथ और जो दिमाग में वहम है ना, दूर करना चाहती हूँ। देखो, इसीलिए हमें गाय को हम लोग क्या बोलते हैं कि गाय को हमें मारना नहीं है, क्योंकि गाय हमारे पास एक ऐसा एनिमल है, हम लोग उसको माता के रूप में पूजते हैं। भाई वो एक ऐसा एनिमल है कि ये माना जाता है। देखो, नेचुरल रूप से अगर गाय की डेथ हुई है और उसमें से यदि आप मेडिकल पर्पज से कुछ रिसर्च या कुछ करना चाहते हैं तो आई डोंट फील कि इसके लिए कोई ऐसा नियम है कि हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मारकर उसको खाना, मांस को खाना, हम क्यों बचाने की बात करते हैं? पेड़ में पीपल और तुलसी को बचाना है और पशुओं में गाय को बचाना है, क्योंकि माना जाता है कि अगर आगे चलकर हम कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का भी अगर तोड़ ढूंढ पाए ना, तो वो शायद गाय के किसी ना किसी पार्ट से मिलेगा हमको। इतनी ज्यादा अच्छी एंटीबॉडीज, इतनी ज्यादा मेडिकेशन इसके पूरे हर एक पार्ट में मिलती हैं कि जो बाकी हमें दवाइयों में, मतलब अगर मिलेंगी भी तो बहुत रिसर्च करके मिलेंगी। तो इसीलिए गाय के लिए मना किया जाता है कि हमें गाय को नहीं मारना है। ठीक है, हाँ बेटा, वो फेस में लगाने वाले सीरम अलग है। सीरम वो होता है खून का वो हिस्सा जो कभी नहीं जमता। यानी अगर मैं ब्लड के अंदर से सारे क्लोटिंग फैक्टर हटा दूं, सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर हटा दूं, तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। ये कभी भी जमेगा नहीं। अगर ब्लड के अंदर से मैं सारे क्लोटिंग फैक्टर हटा दूं जो खून का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं, विटामिन के, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रियोनोजन, कैल्शियम, प्लेटलेट्स, फैक्टर 8, फैक्टर 9, ये सब मैंने हटा दिए, तो खून का ऐसा हिस्सा जो कभी जमता नहीं है, हमेशा लिक्विड रहेगा। क्योंकि खून जम जाता है थोड़े दिन के बाद, आपको चोट लगती है, खून जम जाता है ना। आप वैसे भी अगर देखो, अगर जमीन पर भी खून आपका गिर जाता है तो वो थोड़ी देर के बाद में जम जाता है, ड्राई हो जाता है। लेकिन सीरम क्या है? आपका कभी भी जमेगा नहीं। ठीक है, तो बच्चा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स लगभग सेम से ही सिम्टम्स होते हैं आपके, है ना। पूरे शरीर पर आपके छाले पड़ जाते हैं। स्मॉल पॉक्स से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है ये चिकन पॉक्स। पूरे शरीर पर जैसे जलने वाले छाले। पहले आपको कहीं पर भी बॉडी पर एक जगह होगा, पेट पर हो गया, हाथ पर हो गया, कहीं भी एक जगह हो जाएगा, एक छाला जैसी आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। फिर वही छाले बॉडी का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा, है ना। इसका पैथोजन, इसका रोगजनक क्या होता है? आपका वेरियोला जूस्टार वायरस। और इसके वेक्टर यानी वाहक वही है, हवा पानी, या किसी इंसान के पास बैठ गए, है ना, या इन्फेक्शियस पर्सन, संक्रमित इंसान, इन्फेक्शियस पर्सन, है ना, संक्रमित आपका इंसान। देखो, वेरियोला जूस्टार को मैं बता देती हूँ। जूस्टार जो ये शब्द है ना बच्चा, ये आपका नॉर्मली यूज होता है कि ऐसे वायरस जो जानवरों से हम में आए हैं, जो जानवरों से हमारे अंदर आए हैं, हमारे पास आए। तो हुआ क्या? ये जो आपका वायरस था ना, ये था तो किसके पास में? ये था तो बच्चा किसके पास में? जानवरों के पास में।
उनको अफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अब जो लोग उन जानवरों के कांटेक्ट में ज्यादा रहते थे पहले उन पर ट्रांसफर हुआ, फिर उन आदमियों से हमारे अंदर ट्रांसफर हुआ। भाई वो आदमी सांस ले रहा है तो सांस के जरिए हवा में फैल रहा है, वो आदमी पानी पी रहा है, तुमने वही झूठा पानी पी लिया तो आपको हो सकता है। तुम जिसको स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स था उसके पास जाके बैठ गए ऐसे ही लाड़ प्यार में मोहब्बत में, तो तुमको हो जाएगा, है ना, तो तुमको हो जाएगा। तो ये बेशक क्या है बच्चा, इन्फेक्शियस पर्सन हवा पानी और जानवरों के कांटेक्ट में आने से आपको फैल सकता है पूरे शरीर पर। कहीं शरीर में ऐसा कोई जगह ऐसी नहीं रहेगी जहां छाले ना हो। कान के अंदर पूरे सर में छाले, इतनी बुरी खुजली होगी, इतना तेज बुखार आएगा, मतलब वही वाली हालत है कि भाई आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी खाया नहीं जाएगा। अब जिनको चिकन पॉक्स होता है एक और दिक्कत है कि जब आप ठीक होंगे ना तो आपके पूरे फेस पर ना बच्चा ऐसे 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 निशान होंगे प्रॉपर काले रंग के। उनको ठीक करने का क्या तरीका है, तो आपको जब चिकन पॉक्स हो जाए, जब आपको लगे कि 1 महीना हो गया है, तो आप 1 महीने के बाद मौसमी का जूस पिएंगे। 1 महीने के बाद आप क्या करोगे, मौसमी का जूस पीना। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, जूस पीना या खाना जैसे भी ठीक लगे, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी, और विटामिन सी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारी रिकवरी ठीक करता है। साथ ही साथ ब्यूटी विटामिन होता है कि जो भी एक्ने वगैरह हमारी बॉडी पर होते हैं उनको ठीक कर देता है। उनको क्या कर देता है बच्चा, आपका ठीक कर देता है। तो आपको 1 महीने बाद में भाई जूस जरूर पीना है। 3-4 महीने जूस पीजिए तो जो आपके फेस पर निशान पड़े हैं वो धीरे 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 चले जाएंगे। कोई दवाई कोई मल्लम वैसा मार्केट से लेके अपने आप इसमें कोई भी इलाज नहीं करना है। आप सिंपल आपको डॉक्टर को विजिट करना है और जो डॉक्टर दवाई देंगे आपको वही दवाइयां खानी है। तो कोई चाचा ताऊ, है ना, फूफा फूफी माता नहीं होती हैं। वायरल इन्फेक्शन होता है और उसका डॉक्टर से ही इलाज कराना होता है। मैंने बहुत सारे घरों में सुना है, अरे माता निकली है, डॉक्टर के यहाँ ले गए थे ना, माता बिचल जाएगी। कोई माता चाचा ताऊ नहीं बिचलने वाला। आपको जो डॉक्टर ने बोला है आप वैसा ही इलाज कीजिए। 5 दिन आपकी वर्स्ट कंडीशन रहने ही वाली है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रखें खुद को, ठीक है। मैम मेरे घर पर तो है जानवर, नहीं सारे जानवरों में नहीं होता है नीरज, ये जंगली जानवरों में होता है। सारे जानवर ऐसे गाय भैंस में नहीं होती हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स आप देख सकते हो ऐसी आपकी हालत हो जाएगी। सो प्लीज, हाँ एक और चीज कि देखो एक बार हो जाएगी दोबारा नहीं होगी, ये भी मिथ है। ये हर एक बीमारी के लिए बोला जाता है जैसे कोरोना के लिए भी यही बोला गया था कि एक बार हो गया है अब दोबारा नहीं होगा, है ना। ये कोरोना के लिए भी बोला गया था, लेकिन क्यों बोला गया था, क्योंकि जब भी कभी कोई वायरस हमारी बॉडी में पहली बार अटैक करता है तो हमारी बॉडी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है, और वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में अगर सक्षम है बीमारी से लड़ने के लिए, जब वो दोबारा अटैक कर रहा है तो नहीं होंगे बीमार। और अगर वो एंटीबॉडीज सक्षम नहीं है और वायरस दोबारा अटैक कर रहा है या कोई बैक्टीरिया दोबारा अटैक कर रहा है तो आप बीमार हो जाओगे, ठीक है। मैम कहते हैं कि चिकन पॉक्स लाइफ में एक बार जरूर होता है, नहीं ना, तो ये सच है कि लाइफ में एक बार जरूर ही होगा, ये भी सच नहीं है। दूसरा, एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा, ये भी सच नहीं है। दोनों ही बातों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लियर, समझ आया। तो 2 बच्चों के डाउट थे, होपफुली आपके जितने भी माता पिता चाचा ताऊ, पता है लोगों ने पूरी पूरी वीडियो बनाई हुई है इनके ऊपर, लोगों ने 20-20 मिनट समझाया है कि भाई ये बाहर निकलो डॉक्टर से इलाज करवाओ, ठीक है। बस आपको दूरी बना के रखनी है। अगली बीमारी है पोलियो। पोलियो है एंटीरियो पोलियो वायरस। एंटीरियो पोलियो वायरस से ये बीमारी होती है, जिसको एंटीरियो वायरस या एंटीरियो पोलियो वायरस कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका पैथोजन, यानी ये हो गया इसका रोगजनक, ये इसका हो गया रोगजनक। अब ये इतना खतरनाक है कि ये कंटेमिनेटेड पानी के जरिए हमारे शरीर में आ सकता है या हवा के जरिए हमारे शरीर में आ सकता है। और हमारे घरों में मक्खी उड़ती है ना, मक्खी, अब ये मक्खी बहुत सारी जगह पर बैठती है ना। अगर मान लो ये किसी कंटेमिनेटेड ऐसी जगह पर बैठ गई जहां ये वायरस था और फिर वही आपके खाने पर बैठ गई
और आपने उस खाने को खा लिया तो आपको पोलियो हो सकता है, आपको पोलियो हो सकता है। पोलियो में आपके जो पैर होते हैं बच्चा वो ऐसे मुड़ जाएंगे। ये पोलियो हमारे नर्वस सिस्टम को, ये वायरस ना हमारे तंत्रिका तंत्र को हिट करता है, सीधे हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को हिट करेगा। ठीक है, वैक्सीन दो तरह से अवेलेबल है, आईपीवी एंड ओपीवी, इन एक्टिवेटेड पोलियो वायरस एंड पोलियो ओरल पोलियो वायरस। 2 बूंद जिंदगी की ये वाली है ना, 2 बूंद जिंदगी की। तो ये 2 बूंद जिंदगी की जो है ये ओरल वाली है। पिछले कुछ सालों में ओरल वाले जो वैक्सीन है उसमें काफी धांधलेबाजी देखी गई कि लोगों ने वैक्सीन को तो बेच दिया, बाहर कहीं बेच दिया, इन्होंने सप्लाई कर दिया और पानी पिलाना शुरू कर दिया, पानी में वो फ्लेवर डाल के वो बच्चों को पिलाना शुरू कर दिया। तो काफी सारे केसेस भी देखे गए थे कुछ पर्टिकुलर एरियाज में आपके पोलियो के। जैसे जो हमारे थोड़ी सी जनजाति होती है ना, उनमें इन वैक्सीन को ज्यादा आपका प्रोवाइड कराते हैं, फ्री सरकार वहां पर आपकी सारी चीजें पहुंचाती है। शहरों में तो जो लोग रहते हैं वो तो आपके आईपीवी इंजेक्शन वाली ही लगवाते हैं, है ना, वो ज्यादा उस पर नहीं करते, वो इंजेक्शन वाली ही ज्यादा यूज करते हैं। चलिए, तो पोलियो डे हम लोग 24 अक्टूबर को बेसिकली लोगों को जागरूक किया जाता है कि किस तरह से आप बच सकते हैं, किस तरह से आप इस बीमारी से बच्चा बच सकते हैं। तो पोलियो में ऐसी हालत हो जाती है, इंडिया में कंट्रोल किया गया है, लेकिन अफ्रीका जैसी जगह में आज भी पोलियो के केसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं और हमारे यहाँ पर जो है वो जनजातियों में ज्यादा देखे जाते हैं। तो इलाज हमारे पास कुछ नहीं है, अगर आपको एक बार पोलियो हो गया फिर कितनी भी वैक्सीन पी लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं बच सकते हैं। इसीलिए जब छोटा बच्चा होता है तो उसको बचपन से ही पोलियो की वैक्सीन या ड्रॉप दी जाती हैं। रीजन ये होता है कि अगर वो वायरस बॉडी में आए और आपने वैक्सीन उसकी ली हुई है तो आपकी बॉडी उससे लड़ने में सक्षम हो सकती है ना। तो इंडिया में फिर भी काफी हद तक क्योरेबल है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में आप देख सकते हो आज भी बहुत ज्यादा बुरी हालत है बच्चों की। पोलियो के चांसेस जो हैं 95% चांसेस होते हैं कि बच्चों को ही ये वायरस अफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे कहीं से भी कुछ भी उठाकर खा लिया, मुंह में दे लिया, है ना, वो ये एक रीजन हो जाता है। बड़ों में हो सकता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। बड़ों को ना देखो ऑलरेडी इतनी सारी बीमारी हो जाती है कि फिर क्या ही डायग्नोज करेंगे वो, बट ऐसा नहीं है नहीं होगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन देखो बड़े होते होते ना हमने 5 साल 10 साल तक तो वो वैक्सीन, वो 2 बूंद जिंदगी की हम पीते ही हैं, है ना। 5 साल तक तो होता ही है कि भैया 5 साल से छोटे बच्चे को 5 साल तक पिलाओ। हम तो बड़े हो गए थे, मम्मी जब भी भेज देती थी, गाँव में आते थे ना वो पिलाने वाले, पहले मम्मी जब भी जाओ कोई ना, हम बोलते हैं ना 5 साल के हम तो हो गए अब, कि नहीं कोई बात ना, जाओ पियाओ, ऐसे करके बोल देते थे। ठीक है, चलिए, तो वो रीजन इसलिए बस थोड़ा सा कम है। अगली बीमारी है एचआईवी एड्स। सबसे पहले तो एचआईवी बीमारी नहीं है, बीमारी है एड्स। ठीक है, इसका पैथोजन, इसका रोगजनक क्या है, इसका पैथोजन, इसका रोगजनक बच्चा आपका क्या होता है, तो रोगजनक है एचआईवी वायरस, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स जो है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एचआईवी के कारण होने वाली जो बीमारी है वो बीमारी है एड्स। एचआईवी कोई बीमारी नहीं होती है, एड्स बीमारी है। इस बार के जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं ना, सबसे ज्यादा अगर डिजीज से कोई क्वेश्चन पूछा गया है वो एचआईवी और एड्स से ही पूछे गए हैं। मतलब पता है इसका, कि खुद सरकार, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इंडिया के लोग जाने इन बीमारियों के बारे में। हमने टैबू बनाया हुआ है बहुत सारी चीजों को अपनी कंट्री में। पीरियड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब बहुत बेकार बात है अगर हम पीरियड्स के बारे में बात करते हैं तो, है ना। अगर हम किसी भी सेक्सुअली डिजीज के बारे में बात करते हैं, नहीं बात नहीं करनी होती सेक्सुअली डिजीज के बारे में, और यही रीजन होता है कि हम इन चीजों पर बात ही नहीं करते और धीरे धीरे ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के अंदर 53,000 लोगों को एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। न्यूज उठाकर देखना, रिसेंटली कल की ही न्यूज बता रही हूं, दिल्ली के अंदर 53,000 लोग हैं जो इन्फेक्टेड मिले हैं एचआईवी से। बताओ, दिल्ली कैपिटल है, वहां इतनी हालत है। पिछले ही साल 1300 बच्चे थे एक ही हॉस्टल के, केरला के अंदर, जो नंबर 1 है हमारी कंट्री में, एजुकेशन में नंबर 1 है। लिटरेसी रेट 99% है केरला का,
है ना, वहां 1300 बच्चे एक ही हॉस्टल में मिले हैं, तो सोचो पूरे केरला में कितने होंगे, है ना। एचआईवी की बेटा हिंदी नहीं होती है, इसको एचआईवी ही बोलते हैं, हिंदी में एचआईवी ही बोलते हैं। लेकिन दिक्कत बस वही है कि हम बात नहीं करेंगे। पीरियड्स में हमारे घर में लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी भाभी, हमारी चाची, हमारी मम्मी दर्द में मरती रहेंगी, तड़पती रहेंगी, लेकिन नहीं, ना अपने बेटे को बताएंगी, ना भाई को बताएंगी। पति तो ऐसी वो हो जाती है जहां इन चीजों पर बात नहीं करते हैं ना, जिस भी एरिया में। क्योंकि देखो, आप वेस्ट बंगाल में जाओ, कोलकाता में जाओ, ओपन, वहां पे सारा बोल देते हैं औरत को, तुम रेस्ट करो, हम किचन संभालेंगे 4 दिन के लिए, तुम रेस्ट करो। पूरा साउथ इंडिया सेलिब्रेट करता है पीरियड्स को, पूरा नॉर्थ इंडिया सेलिब्रेट करता है पीरियड्स को, लेकिन ये जहां जो ये एक बेल्ट है ना जिसमें बात नहीं करते, वही हालत खराब है। वहां पति भी ये बोल देता है, अरे ये तो होगा ही, ठीक है टोलरेट कर लो 2-4 दिन, है ना। तो भाई बहुत ज्यादा रैपिडली ये बीमारी बढ़ती जा रही है, सो यू हैव टू अवेयर इट। अब चलो देखते हैं क्या क्या कारण होते हैं एचआईवी के। ट्रांसमिशन, एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, पता है, ये बच्चे की वजह से पॉइंट मैंने ऐड किया है कि मैम अगर किसी पेरेंट में से किसी एक को अगर एड्स है तो क्या बच्चे को एड्स होगा? 100%। बच्चे को मां के गर्भ से ही एड्स हो गया। कैसे? देखो, जब ओवा और स्पर्म सेल मिलेंगे तो जायगोट बनेगा, इसके बिना तो बन नहीं सकता ना, ऐसे ही तो बनेगा जायगोट, है ना। जो अगला अंडा हमारा बनेगा, जो बच्चे का अंडा बनेगा, वो इन दोनों के मिलने से बनेगा, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा। दोनों में से यदि किसी एक के अंदर भी एचआईवी का वायरस है, अगर एक के अंदर भी एचआईवी का वायरस है, तो जब ये जायगोट बना था इसके अंदर एचआईवी आ गया, अब यही तो सेल डिवाइड होंगी, यही तो सेल डिवाइड होंगी, यही तो टिश्यू बनेंगे, यही तो ऑर्गन बनेंगे, और यहीं से तो बच्चा बनेगा आपका आगे चल के। अगर पेरेंट्स में से किसी एक को है तो बच्चे को होगा ही, क्योंकि बिना, अगर वो प्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, कॉन्डोम वगैरह का यूज करते हैं या अदर मेथड्स का यूज करते हैं, तो फिर तो बच्चा ही नहीं होगा, प्रेगनेंसी ही नहीं होगी। अगर उन्हें बच्चा करना है तो वो एड्स के साथ, इसीलिए जिनको एड्स होता है उनको स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आप बच्चा नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि आप एक और नया एड्स का, एक और बीमारी के साथ में एक बच्चे, एक जीवन खराब करेंगे। वो बना नहीं रहे हैं, किसी का जीवन खराब कर रहे हैं, इसीलिए उनको मना किया जाता है कि आप बच्चा पैदा नहीं करेंगे। बाई चांस ऐसा हो भी जाता है कि भाई मान लो किसी ऐसे लड़के से आपकी, अब लड़का शादी से पहले थोड़ी बताएगा एड्स है, ना लड़की बताने वाली। अरेंज मैरिज हो रही है और मान लिया किसी लड़की को एड्स है, तो वो किसी लड़के को बताएगी थोड़ी मुझे एड्स है। किसी लड़के की अरेंज मैरिज हो रही है ना, वो लड़का बताने वाला कि मुझे एड्स है, कोई नहीं बताएगा। शादी हो गई, शादी हो गई, रिलेशन बने, सेक्सुअल रिलेशन बने, फिर पता लगा लड़की प्रेग्नेंट है। तो अगर कोई ऐसा केस है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, भाई बच्चे को तो एड्स हो ही गया। बहुत कोशिश करते हैं डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगाने के, क्योर करने के, लेकिन बहुत रेयर चांस, मतलब वो 1% वाला चांस होता है कि बच्चा ऐसा रिकवर कर जाए। डॉक्टर कोई गारंटी नहीं लेते हैं, है ना, वो गारंटी नहीं लेते हैं इस चीज की। दूसरा क्या है, मैम ये बताओ कि कैसे पता लगेगा कि एड्स कितना पुराना है? क्योंकि इसके सिम्टम्स होते ही नहीं है, जब फैल जाएगा ना तुम्हारी बॉडी में तभी सिम्टम दिखाता है अपने, है ना। तो इसको पता कैसे लगेगा कि कितनी पुरानी है हमें एड्स? इसका रीजन होता है एंटीबॉडीज। जब आप इसका टेस्ट कराने जाते हो, जिस टेस्ट का नाम है एलिजा, लिखा है मैंने, नहीं लिखा, लिखा है, एलिजा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, ऐसे बहुत इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। इस एलिजा टेस्ट में क्या किया जाता है कि आपके शरीर से ब्लड का सैंपल लिया गया और देखा कि ये एंटीबॉडीज, जो एचआईवी से लड़ने वाले एंटीबॉडीज हैं, ये कितने पुराने हैं आपके खून में। उससे पता लगता है कि आपके शरीर में ये वायरस कब से पनप रहा था। कोई सिम्टम्स ऐसे होते ही नहीं है कि जिससे आप टेस्ट करवाने चले जाओ, ना बुखार आएगा, ना दस्त लगेंगे, ना उल्टी आएगी, कुछ भी नहीं होगा। आप जैसे अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो वैसे ही जीते रहोगे। पूरी तरह से एसटीडी डिजीज है। यदि तुमने किसी एड्स वाले इंसान के साथ में एक बार भी सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं विदाउट प्रोडक्शन, विदाउट कॉन्डोम, तो आपको एड्स हो चुका है ना। ये बच्चे बहुत बोलते हैं, मैम एक बार अगर हमने किसी के साथ में ऐसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिए तो हमें एड्स हो जाएगा। एक ही बार में हो जाएगा यदि आपने किसी भी एड्स वाले बंदे के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिए तो, ठीक है। अब देखो, वो एक दो चांस जो किसी को नहीं हुआ, बच गया, वो अलग बातें होती हैं, बट हम ये, मैं आपको नहीं बोल सकती, मैं आपको यही बोलूंगी बिल्कुल 100% है। अगर किसी एड्स वाले का खून आपको चढ़ा दिया तो आपको एड्स हो जाएगा। सुई या
रेजर, जो आप लोग जाते हो ना दाढ़ी बनवाने के लिए, हमेशा नया रेजर, नया ब्लेड, मान लिया वो उस तरह से ऐसे दाढ़ी बना रहा था किसी की, उसको एड्स था, उसका खून लग गया, धोया नहीं, तुम्हारा साफ करना शुरू कर दिया दाढ़ी मूछ, पक्का तुमको एड्स हो जाएगा, है ना। सुई, अभी रिसेंटली आपके बेंगलोर में या पता नहीं कहां पर एक हॉस्पिटल देखा गया था, तो डॉक्टर्स को क्या होता है, एक बार सुई यूज करी और उनको फेंकनी होती है, एक डब्बा रखा होता है ना वहीं पे पास में जिसमें वो फेंक देते हैं। उस हॉस्पिटल में क्या किया जा रहा था कि उन सुइयों को फेंका नहीं जा रहा था, उन सुइयों को वापस से धुलाई करके और पैक करके दोबारा यूज कर रहे थे। तो ये एक केस देखा गया था जिसमें बहुत सारे लोग फिर आपके देखे गए थे। अब ये जो दिल्ली वाला केस है इसका भी पता लगेगा, 53,000 लोग एक साथ कैसे हो गए भाई, वो पूरा पता किया जाएगा, पूरा स्टडी किया जाएगा उसको कि क्या हुआ है। तो मे भी शायद ऐसा ही कोई निकले हॉस्पिटल वाला, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट में तो देखो ऐसे ही हो सकता है कि भाई वहीं पे कोई गड़बड़ हुई है। ठीक है, क्लियर बेटा। हिंदी में फुल फॉर्म यही रहेगी वैसे तो, बट चलो लिख देती हूँ, नहीं तो भैया तुम लोग फिर बाद में ऐसे बोलते हो, ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यही रहती है बेटा। इसका भी सेम रहेगा, एक्वायर्ड एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, चलिए। तो 1 दिसंबर को हम लोग एड्स डे, जिस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है ना, कि किस तरह से आप एड्स से बच सकते हैं, मनाते नहीं हैं, जागरूक करते हैं कि किस तरह से एड्स से हम लोग बच सकते हैं। एलिजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, जिससे पता लगता है कि आपको एड्स है। कोई दवा नहीं है, सिर्फ सोल्ट है, एजिडोथाइमिडीन। ये एक सोल्ट है एजिडोथाइमिडीन, जो इंसान को दिया जाता है कि अगर वो 5 साल, 8वीं कक्षा में याद हो गया था एड्स, याद होना और समझने में प्रमोद बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना। याद उनको भी होगा शायद जिनको हुआ है, लेकिन कितनी प्रिकॉशन आप ले सकते हो। ठीक है, एजीडी एजिडोथाइमिडीन, ये एक आपका ड्रग है, एक सोल्ट है, एक दवाई है, जिससे अगर आप 5 साल जिंदा रहने वाले थे तो 10 साल रह जाओगे, बस। कोई परमानेंट इलाज हमारे पास नहीं है। और सिम्टम्स यदि आप देखोगे तो कितने ज्यादा लाइटली हैं। मैंने बताया था किसी भी एसटीडी डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आपको भूख कम लगेगी, वजन कम होना शुरू हो जाएगा और होठ फटेंगे, गला सूखेगा, बस यही बच्चा आपका, यही बस बच्चा आपके सिम्टम्स हैं। ठीक है जी, यही बस बच्चा आपके सिम्टम्स होते हैं। क्लियर। तो भाई प्लीज 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 खुद को बचा के रखो, इस बीमारी का कोई इलाज हमारे पास नहीं है। चलिए, अगली बीमारी है आपकी रेबीज। अगली बीमारी क्या है बच्चा, आपकी रेबीज। तो इसका पैथोजन, इसका रोगजनक होती है, पूरी एक फैमिली है, रबाड़ा फैमिली, पूरी एक फैमिली है, रबाड़ा परिवार है आपका, किसका बच्चा, इस वायरस का, है ना। वायरस के बहुत सारे परिवार होते हैं, उनमें से देखो हर कुत्ते के अंदर किस तरह का वायरस है वो डिपेंड करता है। तो मैंने पूरी पूरी फैमिली का नाम लिखवाया हुआ है कि पूरी रबाड़ा फैमिली होती है। एड्स के लक्षण बेटा बस वही होते हैं, छोटे छोटे, बताया ना, कोई लक्षण नहीं होता। अब इसके वाहक, ये कहां कहां आपका वायरस पाया जाता है, कुत्ता, बिल्ली और बंदर। कुत्ते के काटने पर तो आप सब रेबीज का इंजेक्शन लगवाते हो, बिल्ली के काटने पे लगवाते हो, लगवाओ, बंदर के काटने पे लगवाते हो, लगवाओ, क्योंकि इन सबके अंदर भी ये रेबीज का वायरस पाया जाता है। अगर आपको कुत्ते ने काट लिया तो आपके खून के अंदर इसके सलाइवा के जरिए ये वायरस जा चुका है, ये वायरस जा चुका है। ये रेबीज का वायरस आपकी बॉडी में गया तो मैम क्या करता है, आपके ब्रेन को हिट करता है बेटा, सीधा इसका टारगेट है आपका ब्रेन। आपको पानी से डर लगना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया,
पानी से डर लगता है, इंसान ऐसे फेंकता है पानी को जैसे कोई भूत प्रेत आगे हो। तेज हवा चला दो, तेज हवा चला दो, हवा से डरना शुरू हो जाता है, हवा से डर लगना शुरू हो जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, किसको? इंसान को। हेलुसिनेशन करने लगता है, जो चीज है नहीं उसको दिखने लगती हैं, है ना, तो हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है, खुद से बातें करना शुरू हो जाता है, ऐसे दीवार की तरफ मुंह करके उसको लगेगा कोई सामने खड़ा हुआ है, उससे बात करता रहेगा, मतलब जो सोचेगा वो दिखना शुरू हो जाता है। इंसान पूरी तरह से मेंटली रिटायर्ड हो जाता है, पागल हो जाता है, और ऐसी कंडीशन होने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर इंसान मर जाता है। मैम क्या हमारे पास इसका कोई इलाज है? नहीं है। अगर रेबीज एक बार आपको फैल गया तो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप मरोगे ही मरोगे रेबीज के कारण। ऊपर से आपकी बॉडी को एक पॉलिथीन के अंदर पैक कर, अगर ऐसा कहीं तुम्हें दिख रहा हो ना ऐसी कंडीशन, उस आदमी से दूरी बनाएं, प्लीज उस आदमी से आप दूरी बनाएं, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दें, और हॉस्पिटल वाले उसकी डेड बॉडी को पॉलिथीन में पैक करके देते हैं। किसी को भी हाथ नहीं लगाना होता, मुंह नहीं लगाना होता है। वो जो है इंडिया में ऐसे बिल्कुल करके रोना, ऑब्वियसली देखो अपना कोई जाएगा तो वो बहुत बुरी वर्स्ट कंडीशन होती है, लेकिन रेबीज के केस में आपको पूरी बॉडी पैक मिलेगी, आप उसको टच नहीं करेंगे, ये डॉक्टर खुद बोलते हैं। ठीक है, क्लियर भाई? तो ये भी जानलेवा बीमारी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आपकी कल रहेगी मम्स, है ना, अभी आपकी भाई चैप्टर आज का टाइम हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, आपकी मम्स रहेगी, क्योंकि अभी इसमें काफी सारी बीमारियां हैं आपकी बची हुई हैं, तो आज वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी सारी हमारी, तो इसको कल ही करेंगे। बीमारी यार देखो लंबा चैप्टर है थोड़ा सा, और मैं इसको थोड़ा लंबा पढ़ाती भी हूँ, है ना, मेरा बहुत क्लियर है कि भाई मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ाती हूँ इस चैप्टर में, तो मैंने ये आपको पहले भी बोल दिया था कि भाई थोड़ा सा मैं इसको एक्स्ट्रा ही लेके चलूंगी, सो दैट कि भाई आपको थोड़ी नॉलेज ज्यादा रहे। जितना ज्यादा देखो मैं आपको अब समझा दूंगी ना बच्चा, वो सारी चीजें एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में बैठेंगी। कोई नहीं 2 घंटे एक्स्ट्रा हम पढ़ लेंगे, लेकिन कम से कम लाइफ टाइम काम तो आएंगी ना आपकी। बीमारी तो यार देखो मतलब दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना। अभी देखो तुमने वो WHO ने इबोला वायरस को घोषित कर दिया है, ग्लोबल हेल्थ डिजीज, उसको आपका काउंट कर दिया गया है कि भाई ये पूरा खतरे का सिंबल है, तो आपको बच के रहना है पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मेरे को काट लिया था कुत्ते ने 1 महीने पहले, है ना। देखो हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे 1 महीने पहले काट लिया, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। आपको जब कुत्ता काटे सबसे पहले घाव को धो लीजिए पानी से, और ज्यादा गहरा घाव है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, वो जो भी बैंडेज आपको प्रोवाइड कराएंगे, और वैक्सीन जरूर लगवानी है आपको। जितने भी डॉक्टर इंजेक्शन बोले आपको समय से वो वैक्सीन लगवाने पहुंचना है। ये ऐसे केसेस मैंने भी बहुत सारे सुने हैं, मैंने 1 महीने पहले खा लिया, 2 महीने पहले खा लिया, ठीक है आपको नहीं हुआ होगा, बट चांस तो है ना, चांस तो आपको है ही ना रेबीज होने के। सो हमेशा आपको वैक्सीन लगवानी ही है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर भी बोल सकते हैं मुझे कुत्ते ने काटा है, मुझे वैक्सीन लगा दीजिए। 1 महीने बाद लगेगी कि नहीं लगेगी ये आपको हॉस्पिटल में जाकर ही पता करना होगा, लेकिन तुरंत तो वो लगाएंगे। वो आपको बुला लेंगे कि आप शाम को आना या अगले दिन आना, लेकिन आपको वो 3 दिन के अंदर अंदर तो वैक्सीन जरूर लगाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।